हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम हमारे मैनेजमेंट विषय पर आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रबंधन की विशेषताओं की। जी हाँ, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। और आज ही की क्लास में हम बात करेंगे प्रबंधन के उद्देश्यों की, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। जैसा कि इस मैनेजमेंट विषय पर आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने प्रबंधन के अर्थ और परिभाषाओं पर बात की, यानी मीनिंग और डेफिनेशंस पर। और उस क्लास में हमने प्रबंधन की 7 से 8 आपको डेफिनेशन बताई थी। उम्मीद करते हैं कि आपने वो पढ़ लिया होगा और अभी तक याद भी कर लिया होगा। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रबंधन की विशेषताओं और उद्देश्यों की। बेसिकली यूनिट नंबर 1 में हमको इन 7 डायमेंशन पर बात करनी है, जिसमें सबसे पहला है प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा, यानी मीनिंग और डेफिनेशन। और इस पर हम क्लास कर चुके हैं, इसीलिए हम इस पर राइट लगा देते हैं। आज हम बात करेंगे प्रबंधन की विशेषताओं की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे प्रबंधन के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो आज की क्लास हमारी इन दोनों डायमेंशन पर रहेगी, विशेषताएं और उद्देश्य पर। एक छोटी सी क्लास में ये दोनों डायमेंशन हम कंप्लीट करेंगे। आज बहुत ही इजी वे में आपको प्रबंधन की कुछ विशेषताएं याद करनी है। मुश्किल से 7 से 8 पॉइंट है जो आप याद कर लेंगे और समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं प्रबंधन की विशेषताएं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप मार्केट से कोई भी किताब खरीदें, कोई सी भी किताब पढ़ें, कोई सा भी लेक्चर देखें, आपको यूनिट नंबर 1 में ये 7 चीजें ही बार बार दिखाई देंगी। तो इन 7 को आप अच्छे से यदि पढ़ते हैं तो आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो शुरू करते हैं प्रबंधन की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता होती है मैनेजमेंट में? तो सबसे पहले नंबर का पॉइंट आपको याद रखना है। हम शुरू कर रहे हैं प्रबंधन की विशेषताएं। इंग्लिश में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले नंबर पे हम लिख रहे हैं उद्देश्यपूर्ण क्रिया। ये उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, यानी जो मैनेजमेंट है वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, दुनिया में जितने भी संगठन हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं हो सकता जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो या पर्पस ना हो, चाहे वो संगठन का नेचर कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में भी ऑर्गेनाइजेशन है। उसका उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल बेचना और अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रोवाइड कराना। एक हॉस्पिटल होता है, उसका उद्देश्य अलग हो सकता है, यानी किसी का उद्देश्य होता है अपने माल को बेचना, तो किसी का उद्देश्य होता है सर्विसेज प्रोवाइड कराना। फॉर एग्जांपल, एक एनजीओ की बात करूं या एक वृद्धाश्रम की बात करूं, एक अनाथ आश्रम की बात करूं, तो भैया कहीं पर लाभ कमाना उद्देश्य होता है, कहीं पर सेवा देना होता है, मगर हर संगठन का कोई ना कोई तो उद्देश्य जरूर होता है। तो भैया जो संगठन का उद्देश्य है उसको पूरा कौन करेगा? उसको पूरा करेगा मैनेजमेंट। यानी किसी संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की जवाबदारी मैनेजमेंट के कंधों पर होती है। संगठन के उद्देश्यों को पूरा कौन करता है? संगठन के उद्देश्यों को कौन पूरा करता है? प्रबंधन करता है। जो संगठन के उद्देश्य हैं वही मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं। तो लिख देते हैं कि मैनेजमेंट कैसी क्रिया है? मैनेजमेंट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मगर दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं हो सकता जिसका कोई उद्देश्य ना हो। आप बोलें कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मगर उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऐसा दुनिया में कोई संगठन नहीं होता जिसका कोई उद्देश्य ना हो। इसीलिए जहां जहां संगठन है वहां वहां प्रबंधन है, जहां जहां संगठन है वहां वहां ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो संगठन के ऑब्जेक्टिव हैं वही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल को आप लिखते हैं हिंदी में सर्वव्यापी। तो लिख देते हैं प्रबंधन जो होता है वो सर्वव्यापी होता है। हिंदी मीडियम वाले इसी को सार्वभौमिक भी लिख सकते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है, इंग्लिश में बात करें तो यूनिवर्सल होता है।
यूनिवर्सल प्रबंधन यूनिवर्सल क्या मीनिंग होता है? मीनिंग ये होता है कि दुनिया में कोई सा भी संगठन हो, संगठन का नेचर कैसा भी हो सकता है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है इकोनॉमिकल हो सकता है सोशल हो, कोई एनजीओ हो, कोई अनाथ आश्रम हो, तो हम लिख देते हैं चाहे संगठन पॉलिटिकल हो, चाहे संगठन इकोनॉमिकल हो या राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सोशल हो, सोशल यानी सामाजिक हो, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक संगठन कोई भी हो, हर संगठन में क्या होगा? हर संगठन में मैनेजमेंट होगा। दुनिया भर के संगठनों में, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज कॉमन है तो वो मैनेजमेंट है और मैनेजर से हर जगह मैनेजमेंट होगा और हर जगह मैनेजमेंट होगा। दूसरी बात, जैसा कि भारत में जो मैनेजमेंट है उसमें जो भी एक्टिविटी होती है, क्या वही एक्टिविटी जापान और जर्मनी में भी होती है? बिल्कुल हाँ। यानी भारत में प्रबंधन की जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाएं हैं, वही दुनिया के सारे देशों में होती होगी। अमेरिका में भी होता होगा, जापान में भी, जर्मनी में भी। इसका मतलब प्रबंधन की कौन सी क्रियाओं की बात कर रहे हैं सर? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब प्रबंधन की क्रियाएं हैं। और ये सारी क्रियाएं दुनिया के हर देश में जहां जहां जो भी संगठन होंगे सभी के यहाँ ये क्रियाएं समान होती है। अब ये बात अलग है कि जर्मनी और जापान में इसका तरीका कुछ और हो सकता है, क्योंकि हर देश का अपना कल्चर होता है, हर देश का अपना हिस्ट्री होता है। प्रत्येक देश की इतिहास और कल्चर यानी संस्कृति अलग अलग हो सकती है, मगर प्रबंधन की जो कॉमन क्रियाएं हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी देशों में समान होती है। तो आप क्या बोलेंगे? ये सारे देशों में होता है, हर संगठन में होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या फिर सोशल हो। इसलिए आपको याद रखना है कि जो मैनेजमेंट है वो सर्वव्यापी होता है, यानी सभी दूर होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 का मतलब होता है जो प्रबंधन होता है बेटा वो बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी। ये शब्द याद रखेंगे, इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टी डायमेंशनल। क्या लिखेंगे? मल्टी डायमेंशनल। जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। अब ये मल्टी डायमेंशनल क्या है? देखिए, प्रबंध एक बहुत कठिन क्रिया है, बहुत जटिल क्रिया है। इसके 3 डायमेंशन माने गए हैं। आपको याद रखना है कि मल्टी डायमेंशनल बोल रहे हैं सर, लिख देते हैं MD, आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लिख लेना मल्टी डायमेंशनल। तो इसके 3 डायमेंशन है। कौन कौन से? जरा समझ लीजिए इसको। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आपको क्या करना है? आपको पहले नंबर पर देखिए, यदि कोई भी संगठन होगा तो उसमें कई सारे काम होंगे। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अलग अलग काम होते हैं बेटा। कैसे? यहाँ पर ब्लड डोनेट होगा, यहाँ पैथोलॉजी लैब है, ब्लड का काम होगा, ये एक्सरे की मशीन है, यहाँ एक्सरा होगा, यहाँ डॉक्टर इलाज करेंगे, ये ऑपरेशन थिएटर है, ये वार्ड है, ये जनरल वार्ड है, ये ICU है। हॉस्पिटल में कितने सारे कार्य हैं अलग अलग। तो हर कार्य को अलग अलग करना, हर कार्य के लिए मैनेज करना, इसको बोला जाता है कार्यों का प्रबंधन। क्या लिख दिया मैंने? कार्यों का प्रबंधन। 3 डायमेंशन बता रहे हैं आपको प्रबंधन के। बेसिकली 3 डायमेंशन है। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब जिस संगठन के जैसे कार्य होंगे वैसे वे अपने अलग अलग कार्यों को अलग अलग तरीके से मैनेज करते होंगे। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात अब अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति भी चाहिए होंगे। जैसे जो एक्सरे वाला बंदा है वो एक्सरा संभालेगा, जो पैथोलॉजी लैब है वहाँ पर टेक्नीशियन होंगे, जो मरीज की सेवा करने के लिए नर्स भी होंगी, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर भी होंगे। और फिर हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग है, वहाँ पर एक गार्ड भी खड़ा होगा जो कार को पार्किंग में लगाएगा, वहाँ का वॉचमैन होगा, वहाँ साफ सफाई करने वाले भी होंगे। तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग व्यक्ति हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है व्यक्तियों का प्रबंधन। तो लिख देते हैं दूसरे नंबर पर व्यक्तियों का प्रबंधन। व्यक्तियों का प्रबंधन। देखना क्या क्या लिखा है सर ने लिखा है पहले कार्यों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन लिखा है, और दूसरे में लिखा है सर ने मैनेजमेंट ऑफ पर्संस, यानी व्यक्तियों का प्रबंधन। कौन क्या करे, कैसे करे, अलग अलग व्यक्ति अपॉइंट करेंगे आप, नर्स अलग बुलाएंगे, चौकीदार अलग बुलाएंगे, डॉक्टर अलग अपॉइंट करेंगे, सारा अपॉइंट करेंगे। इसलिए आपको बोल रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ पर्सन। लिख दिया मैंने। फर्स्ट है कार्यों का प्रबंधन और दूसरा है व्यक्तियों का प्रबंधन। कार्यों का प्रबंधन मतलब अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग आप मैनेज करेंगे, यहाँ पर ये काम होगा, यहाँ पर ये होगा, और फिर अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति होंगे। अब क्या करना है?
कुछ नहीं करना है, कार्य आपके पास है, व्यक्ति आपके पास आ गए हैं। अब सही व्यक्ति को सही काम देना है, सही व्यक्ति को सही काम देना है। जैसे एक डॉक्टर होगा तो वो इलाज करेगा, एक चौकीदार होगा तो वो गार्ड होगा तो गेट पे खड़ा रहेगा, पार्किंग व्यवस्था देखेगा, स्वीपर होगा तो साफ सफाई करेगा, क्लीन करेगा। तो भैया सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना, क्या बोला मैंने, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तीसरे नंबर पर बोलेंगे परिचालन का प्रबंधन। ये तीनों शब्द याद रखेंगे, परिचालन का प्रबंधन। इंग्लिश में बोल देते हैं आपके लिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ध्यान से देखिए, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस, मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, मैनेजमेंट ऑफ पर्सन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। कार्यों का प्रबंधन, व्यक्तियों का प्रबंधन और परिचालन का प्रबंधन। देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। याद रखेंगे, प्रबंध के 3 आयाम माने गए हैं। कार्यों का प्रबंध करिए, व्यक्तियों का प्रबंध करिए। अब ये कैसे बना तीसरा, तो आप बोलेंगे ये ए है, सर ने बोला ये पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी है और ये पॉइंट नंबर सी है। तो आप कैसे बता सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। यानी इन दोनों को आपस में जब मिला दिया जाए तो तीसरा अपने आप बन जाता है। सीधी बात करें तो सही व्यक्ति को सही कार्य देना इसी में आता है। यह है व्यक्ति, यह है कार्य। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो सही व्यक्ति को सही कार्य देना। भाई सीधी सी बात है, जो व्यक्ति हड्डी का डॉक्टर है, क्या उसको आप हार्ट का इलाज कराएंगे? नहीं, वो हड्डी रोग में जाएगा, वो हार्ट का नहीं करेगा। जो झाड़ू लगाने वाला स्वीपर है, क्या उसको आप बोलेंगे जाके उनकी किडनी चेंज करो या हार्ट का बाईपास सर्जरी करो? नहीं, वो तो साफ सफाई करेगा। ठीक है, तो सही व्यक्ति को सही कार्य देना, इसी को बोलते हैं परिचालन का प्रबंधन। 3 पॉइंट हो चुके हैं, आराम से देख लीजिए। पहला उद्देश्यपूर्ण, मतलब बिना उद्देश्य के कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता। दूसरा सार्वभौमिक, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं और दुनिया में किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊं, वहां पर प्रबंधन होगा ही होगा, मैनेजमेंट होगा ही होगा। और तीसरा क्या बोला, मल्टी डायमेंशनल। और मल्टी डायमेंशनल में आपने क्या पढ़ा है, मल्टी डायमेंशनल में आपने पढ़ा है कि 3 डायमेंशन होते हैं। व्यक्तियों का प्रबंध करिए, कार्यों का प्रबंध करिए और परिचालन का प्रबंध करिए। अब आती है बात चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए क्या होता है। ये हर जगह हर किताब में मिलेगा। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, सामूहिक क्रिया। तो भैया सामूहिक का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब बेटा एक बात बताइए, क्या किसी एक व्यक्ति को मैनेज करूंगा? मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं, तो क्या मेरे नीचे कौन है? मेरे नीचे क्या एक ही इंसान है? नहीं, एक इंसान में काहे का मैनेजमेंट? कई सारे लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब लोग कैसे काम करते हैं? ये सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, यानी कलेक्टिव फॉर्म में काम करते हैं। तो लिख देता हूं सामूहिक क्रिया है। अब देखिए, सामूहिक क्रिया का मतलब और भी होता है। सामूहिक क्रिया का ये मतलब होता है कि एक बात बताइए, हर व्यक्ति संगठन में क्यों आता है? आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? पहला, मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर हमारा एक उद्देश्य है, हमको सैलरी मिलेगी, आपको तनख्वाह मिलेगी, उससे आपका घर चलेगा, आपके माता पिता का या आपके भाई बहन जो भी आप घर का मैनेज करेंगे। मतलब आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य क्या है? सैलरी मिलना चाहिए, समय पे प्रमोशन होना चाहिए, हमको इंसेंटिव मिलना चाहिए, समय समय पर छुट्टियां मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, सब आपके ऑब्जेक्टिव्स है। तो एक व्यक्ति जो होता है बेटा, उसका खुद का अपना उद्देश्य होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वो आपके यहाँ काम करने क्यों आएगा? तो एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है, देखना क्या होता है, व्यक्ति का उद्देश्य। मगर व्यक्ति का जो इंडिविजुअल पर्पस है, व्यक्ति का इंडिविजुअल जो उद्देश्य है, जैसे ही वो संगठन में आपके आया तो वो क्या आ गया, वो जैसे ही आया वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक टीम में आ गया। अब उसकी पूरी टीम हो गई कि ये पूरा डिपार्टमेंट है, ये सारे लोग एक डिपार्टमेंट के हैं, ये सारे लोग एक डिपार्टमेंट के। तो जब वो एज अ टीम मेंबर बन जाता है, जब वो एक टीम में मेंबर बन जाता है, तो उसके उद्देश्य क्या हो जाते हैं? उसके उद्देश्य कलेक्टिव हो जाते हैं कि पूरी टीम का एक उद्देश्य है कि पूरी टीम को मिलकर ये आपको ये उद्देश्य है, पूरी टीम का, पूरे डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तो व्यक्ति का खुद का उद्देश्य होता है, मगर जब व्यक्ति टीम में काम करने लगता है तो टीम का भी एक पर्पस होता है कि इस टीम को इतने दिनों में ये अचीवमेंट चाहिए। तो व्यक्ति का उद्देश्य और संगठन का उद्देश्य या टीम का या डिपार्टमेंट का, इन दोनों को मिलाना है।
कैसे मिलाना है कि भाई वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, आप सोचते हैं मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं, मेरे को सैलरी मिल रही है, आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है, मगर आपको नहीं पता कि आप कब अपना उद्देश्य पूरा करते करते कंपनी के उद्देश्य में लग जाते हैं। और आप जब अपना उद्देश्य पूरा करते हैं तो अपने आप ही आपका उद्देश्य काय में बदल जाता है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य में। इसका मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य यानी इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट है, दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा? वो मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट वहीं पर होता है जहां पर टीम वर्क होता है, मैनेजमेंट वहीं पर होता है जहां पर लोग ग्रुप में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि प्रबंधन जो होता है वो एक सामूहिक क्रिया होती है। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया होती है और प्रबंधन ये मान के चलता है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तीनों लोग हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं, तीनों अलग है, तीनों का अलग व्यवहार है, तीनों का अलग व्यवहार है। ये मिश्रा जी हैं, ये पांडे जी हैं और ये यादव जी हैं, तीनों मेरे यहाँ जॉब करते हैं, मगर तीनों का अलग बिहेवियर है, तीनों की अलग आवश्यकता है। मगर जब ये टीम में आ जाते हैं तो इनकी आवश्यकताएं कॉमन हो जाती हैं और ये समूह के लिए काम करते हैं, टीम के लिए काम करते हैं। इसलिए प्रबंधन वहीं पर होगा जहां पर कलेक्टिव लोग टीम में काम कर रहे हैं। 5वां नंबर आपको लिखना है, प्रबंधन निरंतरता, निरंतरता होती है, इट मीन्स कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी होती है। प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सुनिए, प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब होता है कि भाई एक प्रबंधन में कितने काम होते हैं। देखिए आपको शुरू से ही बता रहे हैं, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्शन होता है और कंट्रोलिंग होता है। खास तौर पर बेटा ये 3-5 ही होते हैं जो मैंने लिखे हैं, आप समझिए। प्लानिंग मतलब सबसे पहले तो एक प्लान करो कि मैं एक बड़ी सी कंपनी खोलना चाहता हूं इंदौर में, एक आईटी कंपनी खोलना चाहता हूं इंदौर सिटी में, ठीक है। उसके बाद क्या करो? ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ कि इसके लिए संगठन की जरूरत पड़ेगी, संगठन बना लिया। अब उसके बाद आदमियों को, व्यक्तियों को बुलाओ, तो क्या करो? भर्ती निकालो। जैसे अभी पटवारी की भर्ती निकली है तो आप लोग जा रहे हैं, ये क्या है? स्टाफिंग है, इसी को बोल रहे हैं स्टाफिंग। तो पहले प्लान किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग आ जाते हैं? फिर लोगों को, व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है। अब सब लोग आ गए, संगठन की प्लानिंग भी हो गई, संगठन भी बन गया, स्टाफिंग भी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? आप लोग सब आ गए, अब मैं आपको सबको डायरेक्शन दूंगा, दिशा निर्देश दूंगा कि चलो ऐसा काम करो, चलो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। मतलब चौथे नंबर पर डायरेक्शन आता है। चौथे नंबर पे कौन आता है? डायरेक्शन। मगर 5वें पे यदि मैंने आपको काम बोल दिया और आप नहीं कर पाए या आपसे नहीं हुआ कि सर नहीं हुआ आपने जो बोला था, तो मैं क्या करूंगा? मैं कंट्रोलिंग करूंगा, आप पर मैं कंट्रोल करूंगा कि कहां प्रॉब्लम आ रही है बताइए, मैं उसको सुधारूंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये चीजें तो एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं, चीजें एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं, मगर कंटिन्यूटी क्यों बोल रहा है? ध्यान से सुनना, कंटिन्यूटी इसलिए बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्लानिंग कर ली अब बैठ जाओ काम खत्म, अब कभी प्लानिंग ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नई नई कंपनी खुली थी तो प्लानिंग कर लिया। ऐसा नहीं है, प्लानिंग रोज होगी, डेली होगी, हर महीने होगी और हर दिन होगी और हमेशा चलती रहेगी। इसका मतलब यह होता है कि भैया एक मैनेजर है, आपको मैं उदाहरण देता हूं। एक मैनेजर है, वो सुबह आया अपने ऑफिस में आया, क्या किया? ऑफिस में आके उसने रिपोर्ट देखी, कल का काम क्या है या आज का काम क्या है, उसने थोड़ी सी प्लानिंग करी। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ गया, वहां पर उसने एक मीटिंग करी और सब लोगों ने मिलके कुछ डिसीजन लिया। तो ये एक और काम हो गया, डिसीजन मेकिंग के बाद उसको लगा कि कुछ लोगों की जरूरत है, अभी हमारे यहाँ गार्ड कम हो गए, तो उसने अचानक भर्ती कर ली, 4 गार्ड को अपॉइंट कर लिया। उसके बाद 4 बजे गया और किसी डिपार्टमेंट को जाकर डायरेक्शन देने लगा कि आप लोग ऐसा काम करें, ऐसा करें। फिर 5 बजे आया, 5 बजे फिर प्लानिंग में लग गया कि अब मुझको नेक्स्ट मंथ क्या करना है। इसका मतलब सुबह प्लानिंग करता है, दिन में डायरेक्शन करता है, शाम को फिर प्लानिंग करता है, शाम को फिर डायरेक्शन करता है, रात को कंट्रोलिंग करता है। इसका मतलब एक मैनेजर जो होता है, एक मैनेजर सारे दिन में इन सब क्रियाओं का मिक्सचर काम करता है, ये क्रियाएं बार बार होती रहती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि एक मैनेजर दिन भर में कई सारे कार्य करता है।
कई सारे कार्य करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि प्रबंधन जो होता है वो कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यूटी होती है। तो याद रखेंगे प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं है, वो कंटिन्यूटी के साथ होती है। हालांकि बड़ी बड़ी स्टेप यही मानी जाती है कि पहले प्लानिंग होगा फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, मगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्लानिंग हो गया तो काम खत्म। समय समय पर प्लान चेंज होंगे, समय समय पर और प्लान सब प्लान बनते रहेंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5वां। पॉइंट नंबर 6 में आप रख सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 6 में अमूर्त प्रक्रिया है, सभी जगह लिखा हुआ, सभी किताबों में सब पॉइंट है। अमूर्त लिखेगा या फिर अदृश्य लिखेगा, अदृश्य और अमूर्त दोनों का एक ही मतलब होता है। यदि आप पटवारी देने जा रहे हैं बेटा तो आपको यह भी मालूम होगा कि पटवारी में हिंदी भी आती है और हिंदी में संज्ञा होती है, और संज्ञा में एक संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। और पटवारी में इंग्लिश भी आता है, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, और नाउन में एक नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने सुना होगा, भाववाचक। बस वही है ये भाववाचक। भाववाचक का मतलब क्या होता है? यदि हिंदी में आप संज्ञा पढ़ते हैं और भाववाचक हम पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं कि जिसको हम तो ऐसे पढ़ाते हैं हिंदी की क्लास में, जिसे ना छू सको ना देख सको, जिसे ना टच कर सको। ये घड़ी है, इसको टच कर लिया मैंने, जिसको आप टच नहीं कर सकते और जिसको आंखों से देख भी नहीं सकते, वो क्या होता है? वो अमूर्त क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? अमूर्त, मतलब जिससे देखा नहीं जा सके, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसकी कोई मूर्त ना हो, उसी को अमूर्त कहा जाता है, उसी को अदृश्य कहा जाता है। तो याद रखेंगे मैनेजमेंट एक अदृश्य क्रिया है, एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है, अदृश्य माना जाता है। 7वां नंबर। यहां पर एक बात बच्चों को कंफ्यूज होती है कि क्या मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता? हाँ, नहीं दिखाई देता, मगर एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक कॉलेज में हैं और आप लोग कॉलेज पढ़ते हैं, कॉलेज में आपके टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आपके कॉलेज में आपका प्रॉपर सीसी नहीं जमा हो रहा है या कोई फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, कॉलेज आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं ले रहा है आपके स्कूल में, कोचिंग में, तो आप टीचर से बोलते हैं मैडम हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारे टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैडम क्या बोलती है पता है आपको? मैडम बोलती है हम कुछ नहीं जानते, हम तो पढ़ाते हैं, आप जाओ मैनेजमेंट से बात करो। किससे बात करो? मैनेजमेंट से। तो आप बोलते हैं सुनील सर ने तो पढ़ाया था, मैनेजमेंट दिखता ही नहीं है, तो फिर किससे बात करें जब दिखता नहीं? तो वहां पर मैनेजमेंट बोलने का मतलब अधिकारी होता है जो मैनेजर से, मतलब आप प्रिंसिपल से बात करें, वाइस प्रिंसिपल से बात करें, तो ध्यान रखना कई बार मैनेजमेंट शब्द को अधिकारियों के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे अरे आपका मैनेजमेंट कहाँ है, बात कराइए मेरी। आप होटल में गए, कुछ आपके साथ गड़बड़ हो गया, आपको खाना अच्छा नहीं मिला, खराब मिल गया, आप बोलेंगे कौन है मैनेजमेंट कौन है, सामने आइए। आप गुस्से में हो गए तो आप किससे बात करेंगे? तो कोई बोलेगा सर हमारी कोई गलती नहीं सर, आप मैनेजमेंट से बात करें। तो मैनेजमेंट से बात करें मतलब मैनेजमेंट वहां पर तो दिख रहा है, वहां पर किसी इंसान को ही मैनेजमेंट बोला जा रहा है। इट मींस मैनेजर को ही वहां पर क्या बोल दिया जाता है? मैनेजमेंट बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे मैनेजमेंट का एक मीनिंग ये भी होता है, मगर इससे ये नहीं कि ये पॉइंट गलत है, आपको यही याद रखना है कि मैनेजमेंट अमूर्त होता है। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिशील होता है। ये आपका आएगा गतिशील। गतिशील को इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे डायनेमिक होता है। अब ये डायनेमिक का मतलब समझिए क्या होता है। डायनेमिक का मतलब होता है बेटा, देखिए समय के साथ साथ पर्यावरण चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है, तो जो संगठन होता है उसमें भी चेंज आता है, तो जो मैनेजमेंट होता है उसको भी चेंज करना पड़ता है। सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं, आज से 25 साल पहले भारत में 30 साल पहले इतना कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर ना के बराबर था। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करता हूं, यदि आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप पुलिस थाने में कंप्लेन लिखाने जाते हैं, तो कैसे लिखाते हैं? आप बोलते हैं हाँ भैया बोलो कब मारा, किसने मारा, क्यों मारा, कितनी गाली बकी, कहाँ बकी, किसके सामने, सब आपसे पूछेंगे और कागज पे लिखेंगे। अभी आप रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में एक बंदा बैठा है ऑपरेटर, वो बोल रहा हाँ बोलो क्या हुआ, कहाँ पे झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ, सब अब कंप्यूटर पे रिपोर्ट लिख रहा है। तो भैया एक बात बताओ, अचानक कंप्यूटर आया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला कि अब सारे थानों पर कंप्यूटर होंगे, सब थानों पर एफआईआर कंप्यूटराइज्ड की जाएगी। तो भैया जो पुराने पुलिस वाले थे वो तो ये बोलेंगे हमको तो कंप्यूटर चालू करना आता ही नहीं है,
हम कैसे करेंगे? क्योंकि हम जब भर्ती हुए थे जब तो कंप्यूटर था ही नहीं हमारी दुनिया में, अब ये अचानक नया कंप्यूटर ले आए तुम, अब क्या करें? तो भाई उनको अपना चेंज करना पड़ेगा। तो जो एसपी डीएसपी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये मैनेजर है बेटा, आईजी डीआईजी ये सब मैनेजर ही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में ये मैनेजर हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, ये लोग सबका सेमिनार करेंगे। सुनिए, अब कंप्यूटर आ रहा है सभी जगह, आप सब लोगों का कंप्यूटर का ट्रेनिंग होगा, आप लोग कंप्यूटर का ट्रेनिंग करिए, कम से कम इतना तो आए आपको कि आप कोई सा एप्लीकेशन चला सके, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सॉफ्टवेयर चला सके। तो ध्यान रखें, क्या होता है बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई चीज नई मार्केट में आती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। जो पुराने लोग हैं ना, वो उसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? देखिए, जैसे मैं हूं, मैं अपने ऑफिस में अच्छा भला काम कर रहा हूं, मेरी एक मशीन है, अब पता चले नई मशीन आ गई, मेरा बॉस आया बोले कल से नई मशीन आई है, तो मैं बोलूँगा अरे यार पुरानी वाली मशीन कितनी अच्छी, मेरे को चलाना भी आती है, अब ये नई आ गई है मेरे से चलेगी नहीं, इतना कठिन है, इसमें तो कंप्यूटराइज्ड है पूरा, तो फिर मैं इसका विरोध करूँगा कि नहीं नहीं वो पुरानी वाली ठीक थी। मगर जब पुरानी पे काम करेंगे तो क्या कंपनी आगे बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि अब तो नई मशीन आ गई है। तो जो पुराने लोग होते हैं, जो संगठन होता है ना, वो क्या करता है पता है? वो नई चीज़ों का विरोध करता है, नई चीजों का विरोध करता है कि नहीं भैया ये नया हमारे समझ में नहीं आएगा, हम तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें? जॉब छोड़ दें? नहीं, फिर मैनेजर आएगा, फिर मैनेजर आएगा और आपको समझाएगा देखो ऐसा है, नई मशीन आई है मगर आप लोग डरो मत, बहुत इजी तरीके से वो चला देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपकी 2 बार ट्रेनिंग होगी, 3 बार होगी, फिर आपका मन बोलता है चलो ठीक है करना तो पड़ेगा, चलो करो। तो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति चेंज जो होता है, परिवर्तन का विरोध करता है। कोई भी व्यक्ति जो चेंज आता है उसका क्या करता है? विरोध करता है, क्योंकि जो पहले काम कर रहा है उसमें वो सेटिस्फाई है, उसमें सुटेबल है, उसको काम की आदत है, उसका हाथ जमा हुआ है, और नई चीज़ों का विरोध तो करेगा। मगर उसको मनाएगा कौन? मनाएगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इतनी क्षमता होती है कि वो लोगों को नए चैलेंजेस, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है। यदि मैनेजमेंट नहीं होगा तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे और नई चीज़ों को जल्दी से हजम नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं नया वाला नहीं है, पुराना वाला चलने दो, ठीक है। तो ध्यान रखें, गतिशीलता का मतलब यही होता है, गतिशील का मतलब होता है कि जैसे पर्यावरण बदल रहा है, एटमॉस्फेयर बदल रहा है, तो नए नए चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां आती हैं, उनको स्वीकार करना है। तो उनको स्वीकार कराने के लिए जो मैनेजमेंट है वो लोगों को मोटिवेट करता है। ध्यान रखेंगे, इसीलिए प्रबंधन कैसा है? प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? एक गतिशील, जो नए नए चैलेंजेस, नए नए बदलते हुए पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार कराने के लिए जवाबदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गए आपके 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट आप मन से लिख सकते हैं, कई किताबों में लिखा है प्रबंधन एक मानवीय क्रिया है, और आप खुद समझते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो गाय, घोड़ा, बकरी, चूहा, इनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट तो हम जैसे इंसानों का होता है, हम जैसे लोग मैनेजर होते हैं और हम जैसे ही लोग काम करने वाले होते हैं। तो प्रबंधन का संबंध किससे है? मानव से है। और ध्यान रखेंगे, मानव क्या है? मानव भी एक संसाधन है। जैसे ये कुर्सी है, ये पेन है, ये टेबल है, ये पंखा है, ये एसी है, ये सब संसाधन है। वैसे मानव को भी क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं आप? मानव संसाधन। और आपसे मैं पूछूंगा, संगठन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आप बोलेंगे संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है मानव। मनुष्य जो है वो सबसे बड़ी कैपिटल है किसी भी संगठन की। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, चाइना बहुत आगे है। चाइना इसीलिए आगे है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। मेरे 2 हाथ हैं, 2 आदमी आ जाएंगे तो 4 हाथ होंगे। तो चाइना के कितने हाथ होंगे? जितने हाथ होंगे उतना प्रोडक्शन करेंगे, उतना उत्पादन करेंगे। इसीलिए चाइना की जो पॉपुलेशन है वो भी उसको मजबूत बनाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ज़्यादा उत्पादन भी होता है। ये बात अलग है कि उतना ज़्यादा खाना भी है, जितने लोग रहेंगे उतना खा जाएंगे। मगर हाँ, ये बात मानी जाती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके पास मानव संसाधन अच्छा हो, जिसके पास ज़्यादा मानव संसाधन हो, वो एक बड़ा संगठन होता है। मान लीजिए एक छोटी सी होटल में कितने लोग काम करेंगे? 10 लोग, 20 लोग। जहां पर आप नाश्ता करते हैं पोहा कचौरी, 5 लोग। मगर इंदौर की सायाजी होटल की बात करूंगा तो कम से कम 600 1000 लोग वहां काम करते हैं, 1500 लोग रोज आते जाते हैं। और बड़ी होटल की बात करूंगा तो और ज्यादा लोग। तो जिसके पास जितने ज्यादा मानव हैं, मनुष्य है, संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो उतना बड़ा संगठन है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। रिलायंस में कितने लोग काम कर रहे हैं और आपके पड़ोस में जो किराने की दुकान है वहां तो 2 ही लोग काम कर रहे हैं। कोई होटल है वहां 4 लोग काम कर रहे हैं। तो लिख देते हैं ये क्या है?
ये एक मानवीय क्रिया है। और मेरी पिछली क्लास जिसने ध्यान से पढ़ी होगी उसको याद आ रहा होगा, एक व्यक्ति ने बोला था कि प्रबंधन मानव का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। याद आ रहा होगा आपको, प्रबंधन मानव का विकास है, मतलब वस्तुओं से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मुख्य मतलब किससे है? मुख्य मतलब मनुष्यों से है। और ये परिभाषा थी लॉरेंस एप्ले की। किसकी परिभाषा थी? लॉरेंस एप्ले की। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये थी प्रबंधन की विशेषताएं, जिसमें आपने 20-25 मिनट पढ़ा है। अब आप 5 मिनट और दीजिए, प्रबंधन के उद्देश्य पढ़ा दें, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, केवल 3 ही उद्देश्य माने गए हैं। प्रबंधन के केवल 3 उद्देश्य माने गए हैं, और वो भी मैं आपको बातों ही बातों में समझा चुका हूं। एक बार अलग से और बता देता हूं, तो इतना नोट कर लेना, रिपीट कर देता हूं। उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती, बिना उद्देश्य के नहीं होता। सर्वव्यापी होता है, हर जगह होता है। बहुआयामी होता है, 3 डायमेंशन माने गए हैं। सामूहिक क्रिया है, ग्रुप में जहां काम करेंगे वहीं पर प्रबंधन होगा। उसके बाद निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी, मतलब एक मैनेजर बार बार कंटिन्यू अलग अलग काम करता रहता है कंटिन्यूटी में। अमूर्त होती है, मतलब मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता। गतिशीलता होती है, मतलब नए नए जो बदलते हुए पर्यावरण में नए चैलेंजेस आते हैं उनको स्वीकार कराना प्रबंधन का काम होता है। और मानवीय क्रिया, मतलब इसका सीधा संबंध मनुष्यों से होता है, हम लोगों से होता है, मानव से होता है। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये थी आपकी प्रबंधन की विशेषता। अब मैं 5 मिनट का समय लूंगा आपका, ज़्यादा अमूल्य समय नहीं लूंगा आपका, और 5 मिनट में बता देता हूं कि प्रबंधन के कितने उद्देश्य होते हैं। आपको रटना है, प्रबंधन के केवल और केवल 3 उद्देश्य माने गए हैं। लिख देता हूं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज इक्वल टू 3। कितने हैं? 1, 2 एंड 3। एकदम सिंपल है। पहला व्यक्तिगत उद्देश्य, दूसरा संगठनात्मक उद्देश्य, और तीसरा सामाजिक उद्देश्य। इंग्लिश मीडियम वाले इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो एक होता है व्यक्तिगत उद्देश्य, एक होता है संगठनात्मक उद्देश्य, और एक होता है सामाजिक उद्देश्य। ये मैंने आपको बातों ही बातों में तीनों बता चुका हूं, आपको याद दिला देता हूं। इंडिविजुअल मतलब क्या होगा? इंडिविजुअल मतलब होगा, देखिए, कोई भी व्यक्ति, मैंने अभी आपको बताया, कोई व्यक्ति काम पे क्यों जाता है? आप काम पे क्यों जाते हैं? जॉब पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अच्छा चलो, पटवारी बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? हाँ भैया, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह समय पे आएगी, और यदि आप भ्रष्ट हो जाओगे, करप्ट हो जाओगे, तो बहुत सारी रिश्वत भी आएगी, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आपका फैक्टर क्या है? आपका पर्पस क्या है? पैसा ही आपका पर्पस है। ऑब्जेक्ट आपका ओवरऑल वही है। ठीक है, ये बात अलग है कि आपका एक सपना भी था सरकारी नौकरी का, मगर ओवरऑल आपका कुछ ना कुछ मोटिवेशनल फैक्टर है, और वो मोटिवेशनल फैक्टर है कि मुझे सैलरी मिलेगी और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिख देते हैं कि कोई व्यक्ति का एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य है कि मैं इस कंपनी में काम करूं, पैसे इकट्ठे करके मकान बनवाऊं, या मैं कार खरीदूं, या मेरी बहन की शादी करूं, या मेरे बच्चों की पढ़ाई में लगाऊं। ये सबके अलग अलग। आपके पापा, आपकी मम्मी कहीं पर जॉब पर हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? आपकी परवरिश करना, आपको पढ़ाना लिखाना, यही तो उनका उद्देश्य। तभी तो वो जॉब पे जा रहे हैं, वरना कौन जाएगा आज की दुनिया में जॉब? सब घर पे बैठना पसंद करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, हर व्यक्ति का जो व्यक्तिगत उद्देश्य होता है बेटा, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल। मैनेजमेंट में भी इसी को ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट में हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, इसीलिए वो संगठन को ज्वाइन करता है, वरना वो ज्वाइन ही नहीं करेगा। मगर ये व्यक्तिगत उद्देश्य को ध्यान रखेंगे, इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे हम कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज देते हैं कि भाई आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनीज में, तुम इतना काम करोगे तो तुमको इतना मिलेगा, तुम इससे ज्यादा टारगेट देना। टारगेट बहुत देते हैं आजकल, आईटी कंपनी में, एडवाइजरी में टारगेट ही मिलता है कि इतने फोन लगाओ ये इंसेंटिव मिलेगा, 1000 फोन लगाओ ये मिलेगा। सीधा बोल देते हैं 10,000 की सेल करो तो 200 रुपये कमीशन, 20,000 की सेल करो 600 रुपये कमीशन। तो भाई ये कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज होते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता है, आगे चल के सीखना है, क्योंकि FW टेलर आएंगे तो यही सिखाएंगे आपको। तो सीधी सी बात, जो व्यक्ति का पर्टिकुलर उद्देश्य होता है उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था आप अपने उद्देश्य से आए हो
और आप जॉब पर लग गए हो, मगर आपको सामने वाले ने जॉब पे क्यों रखा, वो आपको सैलरी क्यों देगा, उसका भी कुछ उद्देश्य होगा। हाँ, उसका भी उद्देश्य, मान लो मेरी कोई कंपनी है तो मेरा क्या उद्देश्य कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी बन जाए, लाखों रुपए कमाऊं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, मगर संगठन के उद्देश्य आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका तो इंडिविजुअल है कि मेरे को बहन की शादी करना है, मुझको मकान बनाना है, देखिए इसका उद्देश्य देखिए। संगठन के उद्देश्य 3 होते हैं, 1, 2 और 3। अब ये तीनों समझ लेना, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो अंदर से ही आएगा। देखिए, संगठन को आपको बोलना है कि संगठन का उद्देश्य क्या होता है। संगठन का उद्देश्य बेटा सबका होता है, जरूरी नहीं कि सबका उद्देश्य लाभ कमाना ही हो, मगर यहां पर 3 उद्देश्यों को रखना है। सबसे पहले संगठन का क्या उद्देश्य होता है बताएं आपको। सबसे पहले होता है जिंदा रहना, संगठन को जिंदा रखना है। जैसे आपका उद्देश्य है कि हम तो जीते हैं, हमारी जिंदगी है, वैसे संगठन का भी एक लाइफ होता है कि उसको आप जिंदा रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो लिखते हैं जीवित रहना, ये ऐसा ही लिखेंगे, जीवित रहना। अब जीवित रहने का मतलब क्या होता है बेटा, आपने कोई कंपनी खोली तो आप क्या खोलते से पहले दिन से बोलोगे खूब लाखों रुपए कमाऊंगा, नहीं। आप क्या बोलोगे, हे भगवान मेरी कंपनी इतनी तो चले, भले फायदा नहीं हो मगर घाटा भी नहीं हो, यही बोलोगे आप, ठीक है ना। और जीवित रहना मतलब मेरी कंपनी डूब ना जाए। डूब ना जाए मतलब अपने आप को खड़ा रखूं, भले आज नहीं कमाऊंगा 3 साल बाद कमाऊंगा। मैंने एक रेस्टोरेंट डाला, अभी लोग कम खाने आ रहे हैं, मगर हो सकता है 3 साल बाद खूब भीड़ आए मेरे यहाँ रेस्टोरेंट पे। तो इसीलिए बोलते हैं हर संगठन का पहला उद्देश्य है अपने आप को जीवित रखना। ऐसा नहीं हो कि तुम डूब ही जाओ, कंपनी डूब जाए, तो ये पहला उद्देश्य माना गया है। फर्स्ट पर्पस, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। किस में पढ़ रहे हैं, संगठनात्मक में पढ़ रहे हैं। संगठनात्मक में पहला उद्देश्य रहता है कि भैया हमारा जीवित रहना, और जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उतने पैसे तो कमाओ जितने में संगठन रहे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उतने पैसे का मतलब समझ रहे हो आप, उतने पैसे का मतलब कि भले ही घाटा ना हो, भले ही फायदा भी ना हो, मगर उतना तो आ जाए जितना मेरा लगा है। जैसे आपने घर से 2 लाख रुपए लगाए और एक रेस्टोरेंट खोल लिया, अब आप भगवान से बोलेंगे हे भगवान भले ही ज़्यादा नहीं बचे मगर इतना तो बचे कि इन लोगों को दे दूं, जो खाना बनाने वाला मेरे यहाँ वेटर आता है उसकी सैलरी दूं, साफ सफाई बर्तन वाली आती है उसको दूं, या मेरी दुकान का रेंट है उसको दूं। तो ये आपको जीवित रखने के लिए कुछ तो चाहिए बेटा, क्योंकि ये इतना नहीं करोगे ना तो किराया चढ़ते जाएगा, 6 महीने बाद आपका रेस्टोरेंट बंद, वो बर्तन भी बिक जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बोलना है कि इतना तो चाहिए कि अभी मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं अच्छी भाषा में समझाऊँ तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो लोग कॉमर्स के हैं वो समझते हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप बोलेंगे ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि, ना प्रॉफिट ना लॉस। जैसे ये पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, इसके पहले जाओगे तो लॉस है, इसके आगे जाओगे तो प्रॉफिट है। तो सबसे पहले आप बोलते हो कम से कम यहां तो खड़ा रहूं, इट मीन्स घाटा तो नहीं लगे भाई, यहां पर आता रहेगा। अरे मैंने रेस्टोरेंट डाला, भले मेरे को नहीं बचेगा चलेगा, मेरे वर्कर्स को मिल जाए, मेरा किराया चले जाए, मेरा सब्जी भाजी का जो भी मेरे एक्सपेंसेस है सब निकल जाए, मेरे को 2-4 महीने नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो इसी को बोलते हैं जीवित रहना। और जीवित रहने के लिए आपको काय पे जाना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट पर रहना है कि भले ही आपको फायदा ना हो चलेगा मगर घाटा भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरा, अब यहां पर जिंदा तो है, अब मान लो 6 महीने से आप चल रहा है आपका रेस्टोरेंट, मगर आपके रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है मालूम है, 1 लाख का खर्चा हो रहा है हर महीने और 1 लाख ही आ रहा है। तो आप बोलेंगे चलो जिंदा तो है, बंद तो नहीं हो रहा, मगर 6 महीने बाद बोलोगे अरे यार कुछ मेरे को भी तो मिलना चाहिए, मैं भी तो इतने दिन से लगाऊं, मैंने रेस्टोरेंट डाला ही क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप बोलेंगे अब प्रॉफिट चाहिए मुझको। तो सेकेंड स्टेज आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। फिर आप क्या बोलते हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल, अब यार 1 साल हो गया कुछ नहीं मिला, अब कम से कम मिलना चाहिए 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए। तो सेकंड स्टेज क्या आती है, पहला इसको माना जाता है, दूसरा इसको। पहला इसको क्या बोल रहा हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको बोल रहा हूँ आप प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अब काफी दिन से मेरा संगठन जिंदा है, मेरी होटल काफी दिन से चल रही है, अब तो कम से कम मुझको कमाई होना चाहिए। तो लाभ, अब मान लो लाभ भी हो गया, आपको प्रॉफिट आने लगा, 1 लाख रुपए महीना आप कमाने लगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप 1 साल 2 साल तक 1 लाख रुपए महीना कमाते ही जाओगे, कमाते ही जाओगे। फिर आपका मन क्या बोलेगा, अब यार बड़ा रेस्टोरेंट करूंगा, बहुत दिन हो गए 1 लाख कमाते हुए, अब और बड़ा करूंगा। और बड़ा करने से क्या होगा, आदमी बढ़ेंगे, कर्मचारी बढ़ेंगे, आपको फिर पूंजी भी लगाना पड़ सकती है। अभी आप छोटे से दुकान चला रहे थे, अब आप बोल रहे मैं तो जा रहा हूं मेन चौराहे पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट डालूंगा। तो आपने पहले जो रेस्टोरेंट डाला था वो तो 2 लाख रुपए का था, अब आप बोल रहे हैं मैं 1 करोड़ की होटल डालूंगा। अरे आप तो सायाजी होटल या फिर कोई बड़ी होटल डालने की बात कर रहे हैं, मतलब आप
अब क्या बोल रहे हैं, अब आप अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं तो उसको क्या बोलता है, ग्रोथ को ग्रोथ बोलता है वृद्धि या बढ़ोतरी, वृद्धि या बढ़ोतरी। तो ध्यान रखना बेटा ये क्या क्या है, एक के बाद एक ही है। पहले जिंदा रह के दिखाओ, फिर पैसे कमा के दिखाओ, फिर अब पैसे बहुत दिन से प्रॉफिट में चल रहा है बिजनेस, मगर आपकी आत्मा नहीं मानेगी, नहीं अब तो कुछ बड़ा करूंगा, अब मुझको आ गया है, मेरी होटल काफी चलने लगी, अब मेरे होटल का नाम चल गया, गुरु कृपा इंदौर की फेमस, अब मैं बड़ा हॉल लूंगा, मैं बड़ा हॉल लूंगा और बहुत बड़ी होटल चलाऊंगा। तो ये ग्रोथ है बेटा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये प्रॉफिट है और ये ग्रोथ है। अच्छा ग्रोथ किसको बोलेंगे आप, जब आप बोलेंगे अरे यार पहले मेरे यहाँ 20 लोग काम करते थे, अब मेरे यहाँ 100 लोग काम करेंगे। इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा होगा, मानव बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। पहले मेरे यहाँ 4 लोग रोटी बनाते थे, अब 30 लोग तो रोटी ही बनाएंगे, इतनी रोटी बिकना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बढ़ाना, अपनी सेल बढ़ाना, अपने कर्मचारी बढ़ाना, अपने वर्कर्स बढ़ाना। अब आप ये नहीं सोचेंगे कर्मचारी बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ रहा है, नहीं आपकी वृद्धि हो रही। सीधी सी बात, छोटी कंपनी रहेगी तो 10-20-100 लोग काम करेंगे, मगर वही कंपनी जब बड़ी हो जाती है, वही कंपनी जब बड़ी हो जाती है बेटा, तो वहां पर 1000 लोग काम करते हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं धीरू भाई अंबानी का, है ना, अंबानी परिवार का, बहुत छोटे से इन्होंने स्टार्ट किया। आप टाटा का ले सकते हैं, किसी का भी उदाहरण ले, इन लोगों ने बहुत छोटे से काम किया और आज करोड़ों लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं, लाखों लोग। तो क्या हो गया है, इनके धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं, 100 के बाद 1000, पहले 20 लोग काम करते थे और आज मेरी कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, मैं 1000 लोगों की सैलरी देता हूं। तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ, यानी अपनी सेल बढ़ाना, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना और अपने कर्मचारी बढ़ाना। सेल बढ़ाना, वर्कर्स बढ़ाना और प्रोडक्शन, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भी खर्चा नहीं है। यहाँ आपने 2 लाख का रेस्टोरेंट डाला था, अब यहाँ 2 करोड़ का रेस्टोरेंट डालने जा रहे हैं। तो समझ गए होंगे, वो पूछेगा संगठनात्मक उद्देश्य 3 कौन से हैं, तो आप बोलेंगे पहला जीवित रहना, दूसरा प्रॉफिट कमाना एंड तीसरा ग्रोथ, और आखिरी बचा सोशल। सोशल क्या होता है बेटा, समाज। समाज में आप और हम रहते हैं, समाज में रहते हो। देखो एक बात सुनो, क्या हम लोग समाज में रहते हैं, तो ये जो संगठन है, कोई भी कंपनी है, तो क्या वो समाज का अंग नहीं है, वो भी ऑर्गन ऑफ सोसाइटी तो है भाई। एक कंपनी है रिलायंस एक कंपनी है, तो क्या उसके कुछ सामाजिक उद्देश्य, हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। आज एक बात बताइए, कोई कंपनी बहुत प्रॉफिट में आएगी, बहुत अच्छी चलेगी, तो वो क्या कोशिश करेगी, वो कोशिश करेगी सस्ते से सस्ता बाजार में दूं ताकि लोगों को मेरी आदत पड़े। तो आपको भी फायदा हुआ ना, हुआ, मतलब समाज को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है। अरे जियो का सिम है ना बेटा, जियो का सिम पहले इनकमिंग का पैसा लगता था, फिर इनकमिंग का बंद हुआ, आउटगोइंग का लगा। आज क्या स्थिति है, आज 241 रुपये का रिचार्ज करा लीजिए, 1.5 GB रोज डेटा, क्या आउटगोइंग का पैसा है, नहीं है। दिन भर बात करो, रात भर बात करो, या फिर पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो लिख देते हैं कि हर संगठन का कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होता है, कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होता है, यानी सोशल। संगठन यदि कोई अच्छी चीज बना रहा है, सस्ती बना रहा है, तो लोगों को फायदा हो रहा है, समाज को फायदा हो रहा है। और एक बात बताओ, मुकेश अंबानी जी की कंपनी में हजारों करोड़ों लोग काम करते हैं, तो क्या इसके रोजगार नहीं मिल रहा, क्या हमारी बेरोजगारी दर कम नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में इंदौर में ग्लोबल समिट हुआ, तो वहाँ सारे लोग आए, शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला आइए और पैसा लगाइए। तो वो एमपी में इंदौर में जब पैसा लगाएंगे तो जॉब किसको मिलेगी, हमको मिलेगी। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने समाज से बेरोजगारी कम की ना बेटा, तो ये उन लोगों ने अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, ये उनका सोशल ऑब्जेक्ट है। और कई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है बेटा, आपको मालूम है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, मेदांता में या अपोलो ग्रुप में काम करेंगे ना, तो आप मान लो एक डॉक्टर हैं या आप एक टेक्नीशियन, एक नर्स हैं, परमानेंट है, तो आपके बेटे का इलाज फ्री है, आपके बेटे की एजुकेशन फ्री है। तो कई बड़ी बड़ी कंपनी अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी देती है, उनके इलाज का देती है, कई सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। मतलब उसके कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराना, अपने कर्मचारियों को के बच्चों को शिक्षा देना, अपने कर्मचारियों को तरह तरह की सुविधाएं देना, ये सब इसके सामाजिक उद्देश्य होते हैं। और किसी भी प्रकार से ये पेन है, इसको जितना सस्ता करूंगा
समाज का फायदा होगा। तो इसीलिए संगठन के 3 उद्देश्य, मैनेजमेंट के 3 उद्देश्य होते हैं। एक इंडिविजुअल जो काम करने वाला है, एक मैनेजमेंट संगठन जो की कंपनी है, और एक तीसरा कंपनी का सामाजिक उद्देश्य होता है। एक कंपनी का खुद का उद्देश्य होता है, एक कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनका उद्देश्य होता है, और एक कंपनी का समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी एक उद्देश्य होता है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 3 शब्द याद रखना है, 1 2 3, और इसमें 3 याद रखना है, जीना, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये थी आज की क्लास। लगभग 40-45 मिनट की क्लास हो गई है। अब आगे हम एक क्लास और देंगे आपको, जिसमें मैनेजमेंट के लेवल की भी बात कर लेंगे, नेचर की भी बात कर लेंगे, और फंक्शन की, महत्व की, चारों की करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, फिर आपको आगे बहुत कुछ समझना है। हम लाएंगे यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 से समझ लेना, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को और सीखने को मिलेंगी। आप पटवारी का एग्ज़ाम देते हैं और सभी लोग पास हों, यही हमारी सबकी दुआ होती है, सारे शिक्षक की यही दुआ होती है कि उसका सारा छात्र पास हो जाएं। मगर आपको पता है कि 13 से 14 लाख फॉर्म भरते हैं और पोस्ट सिर्फ 6000 होती है। तो बेटा ये जो पढ़ाई आप करते हैं, ये पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये आपको पटवारी बनाए या ना बनाए, ये अच्छा इंसान बनाने में आपकी मदद करती है। क्योंकि जो एक मैनेजमेंट पढ़ता है बेटा, वो अच्छा मैनेजर भी तो हो जाता है। क्योंकि जब आप मैनेजमेंट की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो जो हम पढ़ते हैं वही हमारे अंदर उतरता है, और जो हमारे अंदर उतरता है वही बाहर निकलता है। सीधी सी बात है कि हम जो पढ़ेंगे वो हमारे अंदर उतरेगा, और जो हमारे अंदर उतरेगा वो हमारे व्यवहार में उतरेगा। तो सीधी सी बात है कि पढ़ाई से कभी किसी का कोई घाटा नहीं होता। इसलिए इतना मन लगाकर पढ़िए कि आज के बाद मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को आपको ये नहीं लगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। बड़ा सिंपल विषय है, साधारण विषय है, एकदम सिंपल विषय है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास समझ में आई होगी। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैनेजमेंट की बात करेंगे आगे के चैप्टर्स पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।